Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. कुछ अभिव्यक्ति संबंधी जानकारियां ली जा रही थी। आज हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी, बेरोजगारी की समस्या पर आज चर्चा की जाए। Excuse me, sir. बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर आप कल बोल रहे थे कि जो व्यक्ति संस्कृति या सभ्यता में खंडन करता है, जैसे कि ये पाश्चात्य संस्कृति है या फिर उनकी सभ्यता है, उनकी सोच को संकीर्ण बता रहे थे सर आप। हाँ हाँ। तो सर जो लेखक है जिसने सिल्वर वेडिंग पर जो चर्चा हम लोग किए थे, तो उसमें लेखक भी संकीर्ण सोच का व्यक्ति है सर। लेखक जो है वर्तमान परिस्थितियों को वो दिखाया है, बस जैसे आईना होता है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आईने में आप देखते हैं तो आईना का काम क्या है कि वो सीधे आपकी तस्वीर दिखाता है। अब आपको हंसती हुई तस्वीर देखनी है या रोती हुई तस्वीर देखनी है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वहाँ पर लेखक ने दो पीढ़ियों के बीच जो अंतराल है उन पात्रों के माध्यम से दिखाया है। सिल्वर वेडिंग में जो यशोधर बाबू हैं, वास्तव में यशोधर बाबू की बात नहीं है, समाज में ऐसे लोगों की बात है जो पुरातन पंथी विचारधाराओं की तरफ अपने को खींचते हैं, उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा जो स्त्री है उनकी, वो आधुनिकता की तरफ जा रही हैं, बच्चे हैं आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे समाज में जो जाने वाले बच्चे हैं आधुनिकता की तरफ, ये उनकी तस्वीर दिखाया है उन पात्रों के माध्यम से। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए, कहीं आप पढ़ेंगे अलग अलग राइटरों की बात, आप अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन सारे राइटरों की बातों को पढ़ाने के बाद जिस निष्कर्ष पर आपको पहुंचना होता है वो ये है कि सारांश रूप में आप कहाँ पहुंच रहे हैं। आई बात समझ में। जैसे आज भी आप देखेंगे कुछ लोग आधुनिकता की तरफ खींच रहे हैं, तो कुछ लोग पुराने सभ्यता की बात करते हैं, पुरानी सभ्यता की तरफ खींचते हैं। तो ये खिंचाव तो हमेशा से ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। आपको ये डिसाइड करना है कि आप कहाँ खड़ा होना चाहते हैं। और संस्कृति में जहाँ तक बात है, संस्कृति की जो परिभाषा है वो यही है कि लोक कल्याणकारी सोच, और वो जलवायविक और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित होती है जो जहाँ के लिए है। बोलिए। परंतु सर इसमें तो हमेशा कंफ्यूजन ही रहेगा कि हम अपनी संस्कृति को अपनाएं कि फिर पीछे जाएं, कि आपका हमेशा है। और सुनिए, अभी आपने कहा, आपने क्या कहा, अपनी संस्कृति, ठीक है। और संस्कृति की परिभाषा में क्या बताया गया? लोकल लोक कल्याणकारी सोच। ये लोक कल्याणकारी सोच जो संस्कृति है ना, है, ये लोक कल्याणकारी जो सोच है ये संस्कृति है।
देखिए, आप कह रहे हैं अपनी संस्कृति, ये संस्कृति किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत वो जागीर नहीं होती है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। समझ रहे हैं? ये जो अपनी शब्द इसमें जोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति और गैरों की संस्कृति, ये गलत बात है। संस्कृति किसी की व्यक्तिगत हो ही नहीं सकती। आपके द्वारा देखिए, यदि पब्लिक के कल्याण के लिए आप सोचते हैं तो आपके द्वारा सोची गई बात हो सकती है, लेकिन वो सोचने के बाद आपकी व्यक्तिगत नहीं रह जाती है। बात समझ रहे हैं? आप जैसे देखिए, न्यूटन का उदाहरण आपको दिया गया कि न्यूटन महोदय ने वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, उन्होंने सोच दिया, लोक कल्याणकारी सोच के विषय में नियम बना के छोड़ दिया, तो उनके द्वारा बनाया गया नियम हुआ। ये नियम सिर्फ उनके हक में नहीं आएगा, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। जैसे सुई के एक सिरे में छेद करके उसमें धागे डाल करके कपड़े के दो फलकों को जोड़ने की बात जिसने सोची, उसकी सोच संस्कृति है। लेकिन ये कपड़ा जोड़ने वाली विद्या जो है, इसके अतिरिक्त बहुत प्रकार के कपड़े जो बनाए गए, बहुत प्रकार अलग अलग प्रकार के जो है, कहीं पैंट शर्ट, कहीं पठानी सूट, तो कहीं पजामा कुर्ता आदि आदि, वो सारी बातें जो बनाई जा रही हैं, तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत चीजें नहीं हो सकती। आप सीधा समझिए कि संस्कृति लोक कल्याणकारी सोच है, और जो पब्लिक की भलाई के लिए जो सोचने वाली बात है, तो पूरी पब्लिक की भलाई की बात हो गई। इसमें आप क्यों कहते हैं कि अपनी संस्कृति? संस्कृति किसी की व्यक्तिगत हो ही नहीं सकती। हाँ, बोलिए। यस सर। आप ये कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को माने कि दूसरी संस्कृति को माने, ये बात एकदम गलत है। इसके जगह पर आपको ये प्रयास करना चाहिए, जैसे लोक कल्याणकारी जो सोच होती है वो संस्कृति होती है। आप चाहते हैं कि संस्कृति बनी रहे, तो ये चाहते हैं, तो पब्लिक की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए आप भी कुछ नई चीज सोचिए। समझ रहे हैं? बोलिए। यस सर। अभी बात बात में देखिए, बात बात में संस्कृति पर झगड़ जाते हैं, जबकि थोड़ा सा उसका रुख आप पलटें तो बात बात में आप संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखिए, संस्कृति में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पहनावे ओढ़ावे सब कुछ आते हैं। तो एक मैं आपको बात बता रहा हूं, जैसे अभी जींस कपड़े पहनने का रिवाज चल पड़ा है, ठीक है? तो उस पर थोड़ा सा गौर से आप सोचिएगा, सिर्फ वो जींस कपड़ा होने की वजह से अच्छा नहीं लगता है, उसकी सिलाई कुछ अलग ढंग से होती है, उस पर जो धागे चलाए जाते हैं, ऑब्जेक्शन कलर के धागे चलाए जाते हैं, आपने देखा होगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात? यस सर, सुन रहे हैं। हाँ, तो देखे होंगे उस पर कुछ ऑब्जेक्शन कलर के धागे चलाए जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो हमारा जो साधारण पैंट है जो हम पहनते हैं, उसकी तुलना में जींस वो अलग दिखने लगता है, वो उसके कटिंग की वजह से अलग दिखता है, उसका जो शेप है इसकी वजह से वो अलग दिखता है। आकर्षण के पीछे चाहे जो सोच हो, तो उसमें और उसके नाम पर बहुत ज्यादा महंगे खरीदते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक पैंट कई बार बिक जाता है रंग रंग के, ऐसा भी हर महीने में नहीं है, लेकिन अधिकांश ऐसा पाया गया है। तो उसमें आप देखेंगे इन्हीं सब कपड़ों को जो आप पैंट में लेते हैं, सामान्य पैंट के जो कपड़े हैं, इन्हीं कपड़ों को यदि वो मॉडल आप दे देते हैं, उस तरह के धागे का प्रयोग करते हैं, तो इसका भी लुक वैसा हो जाएगा। थोड़ा सा डिफर होगा लेकिन आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और एक बात बताऊं,
हमारे अपने यहाँ की सभ्यता में, देसी सभ्यता में आपने अनुमान किया होगा बालिकाओं के परिधान में, तो कुछ आपको अब ऐसा जरूर नजर आ रहा है कि परिधान का कुछ ऐसा हिस्सा है जो अब हट गया। सिर्फ पैंट शर्ट, टी शर्ट और पैंट के अतिरिक्त तो कुछ दूसरा भी एक आवरण होता था जो हटा दिया गया। धीरे 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 वो हट गया। ये अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव है, ये उनकी सोच है। हमारे यहाँ तो पुरुष भी दुपट्टे लगाते थे। सुदामा के बारे में आपने सुना है, धोती फटी, सिलटी दुपट्टी है, धोती फटी थी महिला, धोती महिला कुचैला था, दुपट्टा भी फटा पुराना था। हमारे यहाँ तो पुरुष तक दुपट्टे लगाते थे। तो वो अब चीज हट गई, तो ये कहीं ना कहीं ये ह्रास है। इस संबंध में आपकी कोई नई सोच हो सकती है। टी शर्ट ही कुछ इस ढंग के बनाए जाए कि जो हटा दिया गया वो उसकी जगह काम कर जाए। तो यदि कोई नई सोच होगी, जैसे मान लीजिए कि टी शर्ट ही बन रहे हैं, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, कोई बात नहीं, मैं अपने पर ही उदाहरण दे सकता हूं, तो टी शर्ट की बनावट कुछ इस ढंग की हो सकती है कि दोनों के बीच का रास्ता निकल जाए। सुदामा जी जैसे दुपट्टे धारण न करने की परंपरा अब चल पड़ी उनके जैसी, जो दुपट्टा अब नहीं रहा। यदि टॉप शर्ट का ही है तो शर्ट को कुछ इस ढंग से बनाया जा सकता है कि हमें वो परिधान का रूप धारण करावे। यदि ऐसी सोच आती है किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो सोच संस्कृति होगी इस परिस्थिति में। ऐसा थोड़े है कि एक बार जो चीज सोच दी गई 200 साल पहले, पब्लिक के कल्याण के लिए एक बात जो सोच दी गई, वही सोच हमेशा फिट बैठे। अपवर्तन भी होगा, फिर परावर्तन होगा, फिर बीच का भी कुछ रास्ता निकलेगा, तो कोई नई सोच आएगी। तो यदि सच में आपको संस्कृति से प्रेम है, आप मानते हैं कि संस्कृति अच्छी चीज है, तो ये जो कहते हैं कि अपनी संस्कृति, ये तो बेहतर ये होगा कि आप संस्कृति का निर्माण करें, लेकिन निर्माण कर देने के बाद फिर आप नहीं कहेंगे कि वो हमारी संस्कृति है। क्यों भाई? पब्लिक की भलाई के लिए आपने एक, मान लीजिए, एक हाल बनवा दिया कि यहाँ पर जो है राहगीर आएंगे, यहाँ छाया प्राप्त करेंगे, विश्राम करेंगे। तो जो आपने बना दिया पब्लिक की भलाई के लिए, फिर आप बोलेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तब फिर उसमें कल्याणकारी भावना कहाँ होगा? तो फिर अपना नाम लिख लीजिए उस पर कि वो आपका कमरा है, वो आपका हाल है। फिर कल्याण की बात क्यों करते हैं आप? या तो आप कल्याणकारी कार्य कीजिए, या फिर अपना कहना है तो फिर कल्याणकारी कार्य की मोहर मत लगाइए वहां। बात समझ में आई आपको, या अभी भी कुछ डाउट हो तो बताइए। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं बंधु। नो सर। हाँ, ठीक है सर। समझिए, एकदम समझना जरूरी है। क्या समझे आप बताइए तो पहले, क्या समझा आपने? सर यही कि संस्कृति में अपना कुछ नहीं होता है। संस्कृति समाज के लिए होता है, समाज के कल्याण के लिए होता है। सुनिए, फिर और यदि एक कोई भी एक चीज एक मिनट, आपने ये कहा कि संस्कृति में अपना कुछ नहीं होता है, इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। संस्कृति में सबके कल्याण की बात होती है। जब सबके कल्याण की बात होती है तो मेरे भी कल्याण की बात उसमें आ गई। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि उसमें अपना कुछ नहीं होता है। सबका होता है, और सब में हम भी तो आते हैं। समझ रहे हैं? सबका होता है मतलब सबका होता है। तो लोक कल्याण के लिए अपने से मतलब था कि पर्सनल नहीं होती। क्या चीज? ना बोलिए बोलिए बोलिए, बेहिचक बोलिए। मतलब मैं अपना कहने से मेरा तात्पर्य था कि मेरा सेल्फ। हाँ, पर्सनल आपका व्यक्तिगत नहीं होगा, वो सबका होगा। उस सब में आप भी आ जाएंगे। समझ रहे हैं? ये चीज है। तो
आप जैसे आप देखिए, रास्ते में बहुत जगह आप जाते हैं, 4 ठे पिलर दे करके और एक छत मान लीजिए ढाल दिया गया है कहीं, या फिर बैठने के लिए कुर्सी बना दी गई, बनाया आपने, छोड़ दिया। कोई भी बस स्टॉपेज पर जाता है कहीं, रास्ते में चलते चलते थक जाता है, वो बैठ लेता है। अब वो सार्वजनिक चीज, तो ये कल्याण की सोच आपके दिमाग में आई, तो कल्याणकारी जो सोच आई, तो ये सोच आपकी संस्कृति हो गई। तो आपने सोचा और बना दिया। अब बार बार आप प्रचार कर रहे हैं, ये मेरा है, इसे तो मैंने बनाया, मैंने ही बनाया तो लोग बैठ रहे हैं। यदि इस तरह की बात आप कहते हैं तो संस्कृति का भाव उसमें कहाँ रहा? न्यूटन साहब कभी कभी बैठ करके कहीं प्रचार करते हैं क्या? ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर जितने सारे नियम सिद्धांत बने हैं वो तो मैंने ही दिया, ये सारे मेरे सिद्धांत हैं, कभी कहते हुए सुना उनको आपने? कभी नहीं कहा। तो सारांश रूप में आप समझिए कि लोक कल्याणकारी सोच जो है वो संस्कृति है, इसके लिए अपनी पराई नहीं, हाँ किसी के द्वारा निर्मित हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो संस्कृति निर्मित हो जाएगी वो उस व्यक्तिगत समुदाय या व्यक्ति का वो नहीं रह जाएगा, उसकी जागीर नहीं है वो, अब वो समाज का हो गया, पूरे पब्लिक का हो गया। और जो चीज आप पब्लिक के लिए छोड़ दिया फिर आप बोल रहे हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है। जहां पर मैं मेरा तू तेरा वाली बात आती है उसमें कहाँ संस्कृति है भाई? ये बात अलग है कि आज पूरे लोक समुदाय में वैसा ही माना जा रहा है जैसा आप कह रहे हैं। फिर हमारी संस्कृति का क्या होगा, तुम्हारी संस्कृति का क्या होगा? संस्कृति लोक कल्याणकारी है भाई, पब्लिक के कल्याण के लिए वो नियम बनाए गए हैं, चाहे पहनने ओढ़ने के हों, चाहे खाने पीने के हों, ठीक ना? तो हमारी और तुम्हारी के नाम पर इसमें झगड़ने की बजाय बेहतर ये होगा कि आप भी संस्कृति का निर्माण कीजिए, पब्लिक की भलाई के लिए सोचिए तो सही। तो नई नई चीज बनाने के बजाय हम लगे हुए हैं, ये हमारी है, ये उनकी है। अच्छा सोचिए, जैसे मान लीजिए आपके दादाजी ने कोई महल बना दिया, कोई इमारत बना दिया जो आज नहीं है, तो क्या हम उन्हीं का प्रचार प्रसार करते रहेंगे? वो था, वो था, हमारा वो था, वो था, जो चला गया। बेहतर तो ये होगा कि उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आप भी कुछ अच्छी चीज बना दीजिए, आप भी बनाइए, क्यों हम झगड़ने जाएं? यदि उनके कार्यों में अच्छाई होगी, उनके कार्यों में सच्चाई होगी, दादाजी ने अच्छा कार्य किया होगा, तो उनका यश गान पब्लिक करेगी ही करेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। अच्छाई में और सच्चाई में वो दम होता है। हमें सिर्फ वो गाथा गाते रहने से और आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, कल्याणकारी सोच अपने अंदर भी लानी होगी। कोई अच्छी बात सोचें और करें। उन लोगों ने संस्कृतियों का निर्माण इसीलिए किया कि हम कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, तो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी प्रेरणा पा करके वो भी कल्याणकारी कार्य में लगेंगी। तो आप कल्याणकारी कार्य में लगिए, झगड़िए मत। बात समझ में आई बाबू? यस सर। तो अब बेरोजगारी के विषय में थोड़ी चर्चा हो जाए। आप इसको पढ़िएगा, ठीक ना? ये संस्कृति संबंध 10th में 10th की किताब होगी, चैप्टर सिलेबस से जरूर हटा है संस्कृति 2-3 साल पहले, लेकिन अभी भी वो किताब है 10th वाली पुरानी, तो उसमें संस्कृति नाम का एक अध्याय है, शायद गद्य में अंतिम अध्याय होगा, इसमें लास्ट में दिया होगा। तो उसको लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा, जाना समझ में आवे टिक कीजिए। फिर कहीं भी कोई दिक्कत उसमें वाक्य में आ रहा हो तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? पहले बहुत सारी हमारी संस्कृति, तुम्हारी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, पौरवात्य संस्कृति, ये सब कुछ पढ़ने से सबसे पहले ये जरूरी है कि सिर्फ संस्कृति पहले क्या है वो जाने। समझ रहे हैं? तो उसमें आप पढ़िए, आपको मिलेगा ऐसा। यस सर। हाँ, आइए थोड़ी बेरोजगारी पर चर्चा हो जाए। सर 17 चैप्टर है।
हैं? किसमें? चैप्टर नंबर 7 है सर, क्लास 10th में। हाँ मतलब जो भी हो क्लास उसमें 10th में हम चैप्टर 70। गद्य का हमारे समझ से गद्य वाला अंतिम अध्याय होगा, इसमें लिखा हुआ है, कौशल्यायन जी ने लिखा है उसको, तो आप उसे पढ़िएगा। ये पढ़ना जरूरी है देखिए, क्योंकि कई बार सभ्यता कोई संस्कृति लोग कहने लगते हैं। तो ये अलग अलग परिवेश में बनता है, आप देख रहे हैं पहनावे हैं, ठंडे प्रदेश के लोगों के पहनावे कुछ अलग ढंग के होते हैं। अपने ही देश में देखिए जब सर्दी का समय आ जाता है तो हमारे कपड़े अपने आप बदल जाते हैं, ऊनी कपड़े इत्यादि ये सब हम पहनने लगते हैं। तो अब होता क्या है ना, देखिए अब एक बात जरूर आ रही होगी दिमाग में कि भाई बार बार हम चर्चा करते रहते हैं, हमारे देश में तो कई बार हुआ, अंग्रेजी सभ्यता जो है उसका विरोध होता रहा और वो बड़ी तेजी से जो है उसके पांव पसरते गए, तो हमें तो उसे भी गुरेज नहीं है। मैं अंग्रेजी सभ्यता के प्रति जो है वो विरोध में नहीं खड़ा होता। जो भी सभ्यता हम अपनी सभ्यता मानते हैं या अंग्रेजी सभ्यता मानते हैं, चाहे पहनावे ओढ़ावे की बात हो चाहे खान पान की बात हो, हर चीजों में यदि कहीं कुछ अच्छाई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। पब्लिक का यही काम है, कोई भी सभ्यता हो तो उसमें कि यदि कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई को स्वीकार करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे भौगोलिक परिवेश में, हमारे जलवायु परिस्थितियों में, चाहे वो खान पान से संबंधित हो या फिर पहनावे ओढ़ावे से जो संबंधित हो, उससे जो हमारी मौलिकता बनी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आप देखिए पहनावे में आप बहुत जब गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा, देखे होंगे कि अपने यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि साड़ी हमारे सभ्यता का एक अंग था, अभी भी है, तो साड़ी पर जो तरह तरह की जो डिजाइनिंग की जाती थी, विविध प्रकार की साड़ियाँ यहाँ बनाई जाती थी, चाहे कॉटन की हो, चाहे सिल्क की हो, चाहे बनारसी साड़ियाँ हो, जो भी हो, तो उससे क्या है कि उस पर एक कलाकारी होती थी, बहुत सारे हस्तशिल्पी हमारे जुड़े हुए थे। बड़ी तेजी से यदि इसे छोड़ करके कोई और पहनावे यदि हम अपनाएंगे तो अपनाने के बाद हमारी मौलिकता का ह्रास होता है, ये समझिए। बदलने के दौर में सब कुछ हमें नहीं बदल लेना है। अब आप ये भी कहेंगे कि उस क्षेत्र में जो लगे हुए लोग हैं उनको भी तो रोजगार मिल रहा है। आपको ये देखना है कि जब मशीनीकरण होता है, और मशीनीकरण, देखिए मशीनीकरण हर स्थिति में बुरा नहीं होता है। साइकिल भी तो एक मशीन है, सरल मशीन, देखिए ना, इसमें न ध्वनि प्रदूषण होता है, न वायु प्रदूषण होता है, न पेट्रोलियम की चिंता है, बड़ी आसानी से वो बनाया भी जा सकता है। और 6-7 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आज भी वो एक्सरसाइज से कम नहीं है, एकदम एक्सरसाइज जैसा है, घुटने संबंधी समस्या आ ही नहीं सकती। तो हमारी घड़ी थी, चाबी ऐंठ करके जो है उस घड़ी को चला दिया जाता था, बार बार उसमें सेल डालना, सेलों को निकाल करके कचरा फैलाना, बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं, वो भी एक था। तो नए बदलाव आते हैं तो किस किस क्षेत्र में, अब जैसे मान लीजिए कि किसी नदी पर पुल बनाना हो, तो पहले हम लकड़ी के भी पुल बनाते थे तो प्राय वो पुलिया ढह जाती थी। लेकिन आज यदि कोई टेक्नोलॉजी दूसरे देश की भी है और वो मजबूत पुल का निर्माण करा रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जापानी टेक्निक है हम नहीं अपनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते, उसको हम अपनाएंगे। जो अच्छाई है, चाहे किसी ने सोचा, किसी ने बनाया, उसे हम जरूर अपनाएंगे।
लेकिन नई चीजों को अपनाने के दौर में सब कुछ नया अपना लें और अपना कुछ भी ना हो, इस पर सावधान रहना चाहिए व्यक्ति को। अब हमारे खान पान देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स की बात आती है, शीतल पेय की बात, ऐसा थोड़े है कि आप उसे मत कीजिए, उसका भी सेवन कीजिए, लेकिन हमारी दही वाली लस्सी भी तो बची रहनी चाहिए। ये दोनों वैरायटी रहे, है कि नहीं। अब अपना सब कुछ हटा करके, अब दही वाली लस्सी आप पीते थे, पीने के कुछ देर बाद तक जो है शरीर में उतरावट रखती थी। और भी है, कुछ फलों के जूस वगैरह भी आप बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो शीतलता की वजह से वो शीतल पेय अपना रहे हैं, उसी दही में हम बर्फ भी डाल करके ठंडा लस्सी बना लेते हैं। उसको बर्फ की वजह से नहीं ठंडा होता है, टेम्परेचर कम करना है, उसका ही टेम्परेचर कम कर लिए मशीनों के माध्यम से, तो वो भी रहे और अपना भी रहे। ऐसा ना हो कि अपना सब कुछ हटा हटा के सिर्फ दूसरे भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जो अनुकूल चीजें हैं वो हम अपनाएं। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, अपना पराया की बात नहीं कर रहा हूं। एक भिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में वहां के लोगों की भलाई के लिए बनाई गई रीति रिवाज और खान पान पहनावे की चीजें हम एक विषम परिस्थिति वाले या एक भिन्न परिस्थिति वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जो कि अनुकूल नहीं है उसे अपनाना, ये असंगत बात होगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सब कुछ आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं अपना विचार रख सकता हूं, जो लेखक हैं वो अपना विचार रख सकते हैं। आप 10 विचारकों के विचार पढ़ेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। विचार करते रहना चाहिए, कोई पाबंदी तो है नहीं। आई बात समझ में बाबू? यस सर। चलिए अब थोड़ी बेरोजगारी पर चर्चा हो जाए। यस। देखिए, सामान्यतया आज बेरोजगार किसको माना जाता है, आप लोग बताएं तो। ये बेरोजगारी की समस्या चर्चा होती है, तो बेरोजगारी से आप क्या समझ रहे हैं? आप लोगों में से कोई बोले। सर जो काम करने लायक है लेकिन उन्हें मिलता नहीं है, मतलब वो काम उन्हें ज्यादा पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता। ठीक, और दूसरा कोई विद्यार्थी? कोई और कुछ अलग बताना चाह रहे हो? सर जो इनकम ना कर पा रहा हो, कमा ना पा रहा हो किसी भी तरीके से, या अपने दम पर, या फिर सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी करते हुए, या फिर खेतों में जाकर काम करते हुए, जो माने जिस पैसे न कमा रहा हो, आमदनी नहीं हो रही है, चलिए आमदनी नहीं है, यस एक सर। बात आपने, और इसके पहले आपने बताया क्या बताया मित्र? इसके पहले जो बताए थे? जो काम करने लायक है लेकिन काम मिल नहीं पाता उन्हें हाँ पर्याप्त ठीक मात्रा में। ठीक ठीक, रोजगार नहीं है। काम करने योग्य तो है पर काम नहीं है। चलिए दो बातें आ गई। और कोई तीसरा व्यक्ति? आप लोग सही बता रहे हैं। और कोई तीसरा व्यक्ति जो इससे डिफरेंट कुछ बताना चाह रहे हो? सर जो सरकारी नौकरी को ही बस रोजगार समझता हो वो भी एक तरफ से बेरोजगार हो सकता है सर, जो अपना खुद का कुछ नहीं कर रहा है। जो सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार समझता है, खुद नहीं करता, या सर खुद का उसके पास रोजगार नहीं होता है।
वो भी एक तरफ से। खुद का रोजगार नहीं है। बहुत कुछ आसान कर दिया आप लोगों ने। जिसके पास आमदनी नहीं है वो बेरोजगार मानता है अपने को, काम करने के योग्य है, काम करने के योग्य है पर काम नहीं है, यानी योग्यता के अनुसार काम नहीं है। जो सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार समझता है और खुद के पास उसका रोजगार नहीं है, ये सारी बातें आ जाती हैं इसमें। लेकिन देखिए इसी से मिलती जुलती जो बातें हैं, 2-3 बातें मुख्य रूप से हैं। योग्यता, ये आपने यहाँ बताया है एक मित्र ने, वही बात मैं लिख रहा हूं यहाँ। योग्यता क्षमता, इच्छा, प्रचलित मजदूरी, हमें जिन बिंदुओं पर चर्चा करनी है इसमें से ये योग्यता आप लोगों ने बताया, ठीक ना। और ये समझदारी है, ये समाज में जो लोगों के बीच ये समझदारी है कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए बेरोजगार है, मेरे लिए करने को कुछ नहीं है, मुझे करने के लिए कोई काम नहीं है इसलिए बेरोजगार हैं, और हमारे पास आमदनी नहीं है इसलिए बेरोजगार हैं। ये सारी बातें मार्केट में चल रही हैं, ये प्रचलन में है ये बातें। अब यहां देखिए जो पारिभाषिक तौर पर हमें बातें करनी है, जब व्यक्ति में काम करने की योग्यता हो, कार्य करने की योग्यता हो, जब किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की योग्यता हो और योग्यता होने के बाद भी उसे योग्यता के अनुसार काम न मिले जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है और उसकी समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। अब देखें, जैसे मान लीजिए योग्यता है आपके पास, एमएससी के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, मान लीजिए आप योग्य हैं, आप एमएससी के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, तो उस योग्यता के अनुसार आपको काम नहीं मिला, आप किसी प्राइमरी स्तर के प्राइवेट विद्यालय में 2-4 हजार रुपये की सैलरी पर वो व्यक्ति यदि काम कर रहा है तो उसे भी बेरोजगार की ही श्रेणी में माना जाता है। वो आगे बात आएगी, क्योंकि उसे योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला, उसे भी बेरोजगारी की ही श्रेणी में रखा जाता है, योग्यता के अनुसार नहीं। योग्यता ऊंची है और काम बड़ा छोटा है, वो मजबूरी में कर रहा है, व्यवस्था में कर रहा है। अब देखिए आपके पास एमएससी पढ़ाने की क्षमता है, सॉरी योग्यता है, लेकिन क्षमता नहीं है। क्षमता का मतलब योग्यता तो है, दिमाग में है, किसी कारणवश आप बीमार हैं, अक्षम हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, आप अक्षम हैं, ठीक, या फिर कोई कारीगर है, योग्यता तो रखता है लेकिन वो बीमार है, हाथ पांव से क्षतिग्रस्त है,
तो फिर जब तक काम नहीं करेगा कहां से उसे मिलेगा, पारिश्रमिक तो मिल नहीं पाएगा। तो योग्यता हो और क्षमता न हो तो भी व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा, और ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। योग्यता भी होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए। योग्यता और क्षमता दोनों है, लेकिन वो काम करना नहीं चाहता, इच्छा नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता। खूब अच्छा कारीगर है, वो फर्नीचर बनाना ही नहीं चाहता। एक बहुत अच्छा टेलर है, योग्यता भी है, क्षमता भी है, वो कपड़े सिलना ही नहीं चाहता, इच्छा नहीं है उसकी। तो ऐसे व्यक्ति को भी आप बेरोजगार नहीं कर सकते। मान लीजिए कपड़ा सिलने की योग्यता भी है, क्षमता भी है, वो सिल भी सकता है, इच्छा भी है, सिल भी रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि एक पैंट शर्ट की सिलाई हम 20,000 रुपये लेंगे। कोई जाएगा उसके यहाँ? मतलब जो प्रचलित मजदूरी की दर है, अरे एक एवरेज हो सकता है, कोई 500 में सिल रहा है, कोई 400 में भी सिल रहा है, कोई 600 में सिलेगा वहां पहुंच जाएंगे, 800 में सिलेगा वहां पहुंच जाएंगे। एक ही बार बोले कि 20,000 लेंगे, यानी थोड़ा सा उसमें परिवर्तन, एक औसत अंतर होना चाहिए। एक तो प्रचलित मजदूरी की दर पर जो वो व्यक्ति काम करना चाहेगा, इन सारी बातों के लिए जब व्यक्ति तैयार रहेगा, तो परिभाषा यहां बन के आ गई, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की योग्यता, क्षमता, इच्छा रखते हुए प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है, और इसके बाद भी जीविकोपार्जन के लिए उसे कोई कार्य नहीं मिलता, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार, और उसके इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। बात स्पष्ट हुई? यस सर। कोई भी व्यक्ति कार्य करने की योग्यता, क्षमता और इच्छा रखते हुए प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार रहे, और इसके बाद उसे जीविकोपार्जन के लिए कोई कार्य न मिले, भाई योग्यता के अनुसार ही ना कार्य मिलेगा, इसके बाद भी नहीं मिल रहा है, तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाएगा, वही व्यक्ति बेरोजगार। अब यहां पर देखिए, सरकार के साथ जो शुरुआती दौर में जो स्थितियां थी, वो जो है रेल, डाक, तार, युद्ध और अर्थव्यवस्था, यही मुख्य चीजें थी। बाद में धीरे धीरे बेरोजगारी को भी अपने उसे ले लिया गवर्नमेंट ने। तो सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर थोप देना ही ये अच्छी बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि तटस्थ हो करके अपनी योग्यता, क्षमता को जो है वो परखना चाहिए। एक बार हमारे एक परिचित में से एक नवयुवक जो है 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन भी किया, ग्रेजुएशन करने के बाद कहा कि क्या बताएं, बड़ा बेरोजगारी बढ़ गई है, कोई रोजगार मिल ही नहीं रहा। तो यूं ही बात में हमने पूछ दिया, अब बताओ आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े हैं? तो हाँ पढ़े हैं। तो बताओ। तो एक पंक्ति उन्होंने पढ़ी, और